हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग सदिश विश्लेषण में सदिश नियमों का अध्ययन करते हैं। तो सदिश नियम में कौन कौन से नियम आएंगे? जोड़ का नियम, घटाने का नियम, गुणा का नियम। इसमें भाग पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग जोड़ और घटाने का नियम पढ़ते हैं। तो दो सदिशों को कब जोड़ा या घटाया जा सकता है, सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। तो यदि दो सदिश समान प्रकार के हों तभी उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे वेग को वेग से जोड़ या घटा सकते हैं, त्वरण को त्वरण से जोड़ या घटा सकते हैं, बल को बल से जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ते हैं कि 4 आम प्लस 6 आम कितना आम हुआ? 10 आम। जोड़ देंगे। लेकिन अगर कह दिए 4 आम प्लस 6 अमरूद तो कितना बोलेंगे? क्या 10 बोलेंगे? नहीं, अब नहीं बोल सकते क्योंकि आम और अमरूद को नहीं जोड़ सकते। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। सिमिलरली वैसे ही वेग और त्वरण को नहीं जोड़ सकते हैं, त्वरण और बल को नहीं जोड़ सकते हैं। तो केवल किन सदिश राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं? उन सदिश राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी प्रकृति समान हो। दोनों समान प्रकार की राशियां होनी चाहिए। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे गुणा दो विभिन्न प्रकार की राशियों के बीच भी पॉसिबल होगा। तो हम लोग देखते हैं जोड़ने के नियम कौन कौन से होंगे। सबसे पहले त्रिभुज विधि। दो सदिशों को जोड़ने की त्रिभुज विधि ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर रहने देते हैं। ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन का ट्रायंगुलर मेथड क्या होगा? मान लिया जाए दो वेक्टर दिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर और क्या दिया है? बी वेक्टर। और इसे हमें ट्रायंगुलर या त्रिभुज विधि द्वारा जोड़ना है। किस विधि द्वारा? त्रिभुज विधि द्वारा। तो क्या करेंगे? अपनी तरफ से सबसे पहले किसी एक वेक्टर को ड्रा कर लेंगे। डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, जैसे डायरेक्शन वैसे ही रहने देंगे। ए वेक्टर को ड्रा किए। अब बी वेक्टर के इसको क्या बोलेंगे? पुच्छ। इसको बोलेंगे शीर्ष। पिछले वीडियो में हम इसको पढ़ चुके हैं। अब बी वाले के पुच्छ को ए वाले के शीर्ष पर रखकर बिना दिशा बदले खींचेंगे। जैसे दिशा एकदम सेम वैसे दिशा रहेगी, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे लाएंगे। इसके पुच्छ को इसके शीर्ष पर रखकर खींच लेंगे। तो यह ए वेक्टर और एक कौन सा वेक्टर हो गया? बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो गया? बी वेक्टर। अब पहले वेक्टर के पुच्छ को दूसरे वेक्टर के शीर्ष से मिलाने पर जो सदिश प्राप्त होगा आर, वह पहले और दूसरे के सदिश योगफल को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा? सदिश योगफल को। तो जब भी हमें त्रिभुज विधि द्वारा दो वेक्टरों को जोड़ना रहेगा तो सबसे पहले किसी एक वेक्टर को खींच लेंगे। अब इस वेक्टर के शीर्ष पर दूसरे वेक्टर के पुच्छ को रखकर इसकी दिशा बदले बिना खींचेंगे और अंत में पहले वेक्टर के पुच्छ को अंतिम वेक्टर के शीर्ष से मिलाने पर जो सदिश प्राप्त होगा वह परिमाण और दिशा दोनों में ए और बी के योगफल को व्यक्त करेगा। इसका मतलब यह जो प्राप्त होगा यह ए और बी का परिमाण भी बता देगा और दिशा भी बता देगा। क्या बता देगा? दिशा भी बता देगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हमें दो सदिशों को त्रिभुज विधि द्वारा अगर घटाना हो तो घटाने की त्रिभुज विधि ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स।
तो 2 वेक्टर्स को कैसे ट्रायंगुलर मेथड द्वारा सब्सट्रैक्ट करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास कोई एक वेक्टर ए दिया रहेगा और दूसरा वेक्टर भी ए दिया रहेगा, ए और बी 2 वेक्टर दिए रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ए वेक्टर को ड्रा कर लेंगे बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, ए वेक्टर को ड्रा करेंगे बिना डायरेक्शन चेंज किए। अब बी वेक्टर के पुच्छ को, बी वेक्टर के पुच्छ को ए वेक्टर के शीर्ष पर रखकर डॉटेड लाइन बना लेंगे। तो ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर। लेकिन हमें ऐड नहीं करना है, क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो बी वेक्टर अगर इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। एकदम सेम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अगर इधर प्लस बी वेक्टर है तो इधर क्या होगा, माइनस बी वेक्टर। अब पहले वेक्टर के पुच्छ को माइनस बी वेक्टर के शीर्ष से जब मिलाएंगे तो जो सदिश प्राप्त होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस क्या लिखेंगे, बी वेक्टर। तो जोड़ने और घटाने का प्रोसेस लगभग समान है, बस घटाने में क्या करेंगे, जिस वेक्टर को घटाना रहेगा उसकी दिशा बदल देंगे और उसके बाद ए वेक्टर में उसको जब ऐड करेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऑब्टेंड हो जाएगा। यहाँ पर जो आर वेक्टर प्राप्त हो रहा है, ए और बी के परिमाण और दिशा, ए माइनस बी के परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करेगा। क्या करेगा, दोनों को व्यक्त करेगा। तो ये था त्रिभुजों के जोड़ने की कौन सी विधि, जोड़ने और घटाने की त्रिभुजीय विधि। अब बहुभुज विधि देखते हैं। दूसरा कौन सा, सदिशों को जोड़ने की, सदिशों को जोड़ने की बहुभुज विधि, जोड़ने की बहुभुज विधि। कौन सी विधि, बहुभुज विधि। पॉलीगॉन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। तो मान लीजिए कई वेक्टर्स को हमें ऐड करना है तो हम लोग बहुभुज विधि द्वारा जोड़ेंगे। कैसे, सबसे पहले किसी एक वेक्टर को ड्रा कर लेते हैं, ए वेक्टर को खींच लिए। अब बी वेक्टर के पुच्छ को ए वेक्टर के शीर्ष पर रखकर खींचेंगे। क्या करेंगे, बी वेक्टर के पुच्छ को ए वेक्टर के शीर्ष पर रखकर खींचेंगे। फिर सी वेक्टर खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, सी वेक्टर के पुच्छ को बी वेक्टर के शीर्ष पर रखकर खींचेंगे। उसके बाद फिर डी वेक्टर को कैसे खींचेंगे, डी वेक्टर के पुच्छ को सी वेक्टर के शीर्ष पर रखकर खींचेंगे। और जब इन चारों वेक्टर का सम हमें फाइंड करना रहेगा तो फाइनली क्या करेंगे, जो ए वेक्टर रहेगा उसके पुच्छ को डी वेक्टर के शीर्ष से मिला देंगे। तो जो सदिश आर प्राप्त होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के सम को रिप्रेजेंट करेगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे, डी वेक्टर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर को अगर हमें ऐड करना है तो बहुभुज विधि द्वारा ऐड करेंगे। कैसे, सबसे पहले किसी एक वेक्टर या सदिश को खींच लेंगे, इसके शीर्ष पर दूसरे वेक्टर का पुच्छ रखकर खींचेंगे। फिर तीसरे वेक्टर के पुच्छ को दूसरे वेक्टर के शीर्ष पर रखकर खींचेंगे। फिर चौथे वेक्टर के पुच्छ को तीसरे वेक्टर के शीर्ष पर रखकर खींचेंगे। और लास्ट में पहले वेक्टर के पुच्छ को अंतिम वेक्टर के शीर्ष से मिला देंगे। तो जो सदिश प्राप्त होगा वो परिमाण और दिशा दोनों में, परिमाण भी बता देगा इतना होगा और दिशा भी बता देगा, इन सभी सदिशों के योगफल को व्यक्त करेगा। क्या करेगा, व्यक्त करेगा। और बहुभुज विधि का सबसे बड़ा लाभ है कि इससे हम लोग किसी भी प्रकार का बहुविकल्पी प्रश्न कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसे, ये मान लिया जाए कि ऑर्डर में नहीं गिवन, जैसे ए वेक्टर गिवन है, फिर बी वेक्टर गिवन है, लेकिन सी वेक्टर उल्टा दे दिया, डी वेक्टर गिवन है, ई वेक्टर उल्टा दे दिया, एफ वेक्टर गिवन है और जी वेक्टर उल्टा दे दिया। क्या दे दिया, उल्टा दे दिया। तो अब क्या दिया जाए, इसे हमें बहुभुज विधि द्वारा जोड़ना है। इसके द्वारा तो क्या करेंगे, इसके एक पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, चलते चलते यहीं तक आ जाएंगे। तो जब यहाँ तक आ जाएंगे तो ये
विस्थापन को व्यक्त करता है, और हम लोग इसी बिंदु से चलकर इसी बिंदु पर वापस आ जाए तो विस्थापन क्या होगा? शून्य। क्या होगा? शून्य। लेकिन चलते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब तीर की दिशा में चलेंगे तो धनात्मक और उसके विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह रखा जाता है। तो मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक चले तो प्लस ए वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस ए वेक्टर। फिर बी वेक्टर की दिशा में चले तो क्या लिखेंगे? प्लस बी वेक्टर। फिर हम इधर जा रहे हैं, सी वेक्टर इधर है तो माइनस सी वेक्टर। फिर हम इधर जा रहे हैं और डी वेक्टर भी इधर है तो क्या लिखेंगे? प्लस डी वेक्टर। फिर हम इधर जा रहे हैं और ई वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे? माइनस ई वेक्टर। फिर इधर जा रहे हैं और डायरेक्शन भी इधर है, क्या लिखेंगे? प्लस एफ वेक्टर। और फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं लेकिन जी वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की ओर क्या लिखेंगे? माइनस जी वेक्टर इक्वल्स टू 0। जिस बिंदु से चले उसी बिंदु तक जोड़ते घटाते आ जाएंगे तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से चाहे तो ऑब्जेक्टिव में क्या बना सकता है? प्लस वाले किस साइड में रख सकता है? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर बराबर माइनस वाले को उधर कर देते हैं, सी वेक्टर प्लस ई वेक्टर और प्लस जी वेक्टर। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प देगा और ये फिगर दे देगा, हमसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो जिस विकल्प में ए दिया रहेगा वो सही होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जिस विकल्प में ए देगा वो सही होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस बहुभुज विधि द्वारा अगर हम लोग जो त्रिभुज विधि पढ़ें उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि यहाँ पे ए वेक्टर है, कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर। और ये क्या है? बी वेक्टर। और यहाँ पे ए आर वेक्टर दिया था, कौन सा वेक्टर? आर वेक्टर। तो यहाँ से चलना शुरू करें और चलते हुए यहीं तक आ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे एरो की डायरेक्शन इधर है तो ए वेक्टर। फिर इधर चलेंगे तो प्लस बी वेक्टर, क्योंकि एरो की डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन जब इधर चलेंगे तो एरो तो इधर है और इधर हम जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे इक्वल्स टू, यहीं से चलकर यहीं तक आ जाएंगे, क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ से आर वेक्टर इक्वल्स टू, आर को उधर कर लेते हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। यही हम लोग लिख रहे थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर वेक्टर इक्वल्स टू, नहीं लिख रहे थे? तो बहुभुज विधि द्वारा हम लोग त्रिभुज विधि को भी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो वेक्टरों का योगफल होता है वह किन किन नियमों का पालन करता है, किन किन नियमों का पालन करता है। तो पहला, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। योगफल किसका? सदिशों का योगफल, सदिशों का योगफल क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कैसे लिखेंगे क्रम विनिमय नियम भाई? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू उल्टा हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये क्रम विनिमय नियम है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं ए वेक्टर और फिर क्या है? बी वेक्टर। तो ये जो सम लिखेंगे आर वेक्टर बराबर, ए आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर यह ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हुआ तो ये जो आर वेक्टर होगा ए प्लस बी वेक्टर होगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे किसी भी वेक्टर को उसके समानांतर विस्थापित कर दिया जाए तो वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या करते हैं? बी वेक्टर को इससे समानांतर विस्थापित करते हैं और इसके पुच्छ को इसके पुच्छ पर रख कर खींच लेते हैं तो ए भी क्या होगा? अगर यह बी वेक्टर तो ए भी क्या होगा? बी वेक्टर। बिना डायरेक्शन परिवर्तित किए हम लोग विस्थापित करेंगे। अगर यह बी वेक्टर तो ए भी क्या होगा? बी वेक्टर। इसके पुच्छ को यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख दिए तो शीर्ष अपने आप यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग ए वेक्टर को विस्थापित करें, ए वेक्टर का पुच्छ यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले जाकर रख दें और शीर्ष यहाँ पे, तो ए भी कौन सा वेक्टर हो जाएगा? अगर ए वेक्टर है ए तो ए भी कौन सा वेक्टर हो जाएगा? ए वेक्टर। तो ए भी क्या हो जाएगा? ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर। तो चित्र से अगर देखा जाए, चित्र से तो ए आर वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? इसमें अगर इसमें देखा जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और अगर इसमें देखा जाए तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, ए वेक्टर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इस ट्रायंगल में देखा जाए तो आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ये क्या हुआ, एक क्रम विनिमय नियम सिद्ध हो गया। इसका मतलब जो सदिशों का योगफल होगा वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। दूसरा, जो सदिशों का योगफल होता है वो साहचर्य नियम का भी पालन करता है। किसका, साहचर्य, सदिशों का योगफल, सदिशों का योगफल क्या, योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, पालन करता है। कैसे, साहचर्य नियम क्या होगा भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को एक ब्रैकेट में किए और प्लस सी वेक्टर लिखे, लास्ट में ए वेक्टर को बाहर कर दिए और बी और सी वेक्टर को एक साथ ले लिए, बी और सी वेक्टर को क्या किए, एक साथ, इसे बोलेंगे साहचर्य नियम। इसको हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे, सबसे पहले ए बी और सी तीन वेक्टर ले लेते हैं। कौन कौन से, ए बी और सी, तीन वेक्टर ले लिया गया। अब हमें ध्यान किस पे देना है, ये जो ब्रैकेट में दिया इसको एक साथ कर लेते हैं। ब्रैकेट में क्या दिया, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पहुँच गए। इसका प्रारंभ कहाँ से है, ए प्लस बी का प्रारंभ यहाँ से है और अंत यहाँ पे है, तो ए हो जाएगा ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक साथ आ गया, और इसके साथ किसको जोड़ देना है, सी को। तो अब अगर ए प्लस बी और उसके साथ क्या जोड़ना है, सी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गए तो इसको लिख देंगे, ए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में या और प्लस क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ए वेक्टर और बी और सी को एक साथ कर लेते हैं, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर। इस पर ध्यान देंगे, जैसे इधर इस ब्रैकेट पे ध्यान दिए हैं वैसे इधर इस ब्रैकेट पे ध्यान देंगे। तो प्रारंभ कहाँ से, बी से, अंत कहाँ पे, सी पर, तो बी से शुरू करके कहाँ तक, सी तक, तो यहाँ से यहाँ तक मिला देते तो ए मिल जाएगा बी प्लस सी, क्या मिल जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वाला मिलेगा क्या, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इसके साथ किसको जोड़ देना है, इसके साथ जोड़ देना है ए वेक्टर को। इसको क्या करना है, तो अगर हम ए वेक्टर और प्लस बी प्लस सी वेक्टर करें तो भी तो यही मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करें तो भी यही मिलेगा। कैसे, यह ए वेक्टर है और ए कहाँ से कहाँ तक है, बी प्लस सी यहाँ तक है, इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अगर चित्र से ध्यान से देखा जाए तो इस आचार्य नियम सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चित्र से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू, अब ए अलग हो जाएगा, ए वेक्टर और बी और सी एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, एक ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल आता है वो आता है समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम लॉ। क्या आता है, समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम, कौन सा नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम या पैरेललोग्राम लॉ। ये क्या होता है, अगर दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को व्यक्त कर रहे हों, या ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं कैसे हो जाएंगी, ए वेक्टर को इसके समानांतर विस्थापित करके खींच लेंगे, ए वेक्टर को क्या करेंगे, इसके समानांतर विस्थापित करके खींच लेंगे, और फिर बी वेक्टर को इसके समानांतर विस्थापित करके खींच लेंगे। क्या करेंगे, बी वेक्टर को भी इसके समानांतर विस्थापित करके खींच लेंगे।
तो अगर यह बी वेक्टर तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर, क्या होगा, बी वेक्टर। और अगर यह ए वेक्टर तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर। तो अगर दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को व्यक्त कर रहे हो तो उनका परिणामी उन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा परिमाण तथा दिशा में व्यक्त किया जाएगा। ये परिमाण भी बता देगा और दिशा भी बता देगा। आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ से जैसे त्रिभुज नियम ही हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना ले लेते हैं, थीटा। कितना ले लेते हैं, थीटा। तो समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है, यदि दो सदिश ए और बी किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को व्यक्त कर रहे हो तो उनका परिणामी उन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो उन दोनों सदिशों की सहायता से बनाया जाएगा। मतलब इन दोनों सदिशों की सहायता से जो समांतर चतुर्भुज बनाया जाएगा उसके विकर्ण द्वारा परिमाण और दिशा में व्यक्त किया जाएगा। और दो सदिशों के बीच का कोण कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। अब क्या करेंगे, ए वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर, परिणाम ज्ञात करने के लिए। एक के यहाँ से एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ। अब क्या करते हैं, अब अगर यह थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि यह इसके समानांतर है। क्या है, समानांतर। अब यहाँ इस त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग इसको क्योंकि ये समकोण हो जाएगा, इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको और इसको ज्ञात कर लेते हैं। दो टर्म आएंगे यहाँ पे, परिमाण। कौन सा आएगा, परिमाण। और परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसका इंग्लिश होगा। कोई अगर वेक्टर ए दिया है तो ए का परिमाण, परिमाण बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर ए। हम लोग पिछले वीडियो में देखें हैं। लेकिन एक शब्द आएगा परिणामी। क्या आएगा, परिणामी। इसका इंग्लिश होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। इन दोनों में डिफरेंस है। ए परिमाण है, ए परिणामी है। ड़ यहाँ पे आ गया, म यहाँ पे इस टर्म का मतलब होता है दो वेक्टर दिया रहेगा। दो या तीन वेक्टर जब दिया रहता है और उनका जब परिणामी परिमाण ज्ञात करें तो उसे परिणामी ज्ञात कहते हैं। क्या कहते हैं, जब सिंगल वेक्टर रहेगा और तो उसका जो मान होगा, जो इसकी लंबाई होगी वो परिमाण होगा। और जब कई वेक्टर ले लिए जाएंगे उनका सम या जोड़ या घटाना कर दिया जाएगा और जब उनका परिमाण ज्ञात किया जाए तो उसे परिणामी कहेंगे। क्या बोलेंगे, परिणामी। तो परिमाण और परिणामी में हम लोग को डिफरेंस जानना पड़ेगा। जब एक वेक्टर तो परिमाण, कई वेक्टर तो परिणामी। क्या हो जाएगा, परिणामी। और समांतर चतुर्भुज नियम का विश्लेषण करने के लिए ए वेक्टर को आगे बढ़ाकर एन से इस पर लंब डालें। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में चलते हैं, एल एम एन में। किसमें, त्रिभुज एल एम एन में। एल एम एन में क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या हुआ, एन एम, बटा कर्ण क्या हुआ, बी। तो यहाँ से बी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन एम। बी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन एम। और कास थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कास थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटा कर्ण। आधार क्या होगा, एल एम, बटा कर्ण क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से एल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एम इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। तो हमें बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा दोनों प्राप्त हो गए। अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज के एम एन में। त्रिभुज के एम एन में क्या लिखेंगे, विकर्ण का स्क्वायर, के एन स्क्वायर बराबर, के एन स्क्वायर बराबर के एम स्क्वायर, के एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, एम एन स्क्वायर दोनों का। विकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो के एन का स्क्वायर बराबर के एम,
के एम का मतलब हुआ के एल प्लस एल एम, के एल प्लस एल एम का होल स्क्वायर और प्लस एम एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से के एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, के एन की वैल्यू हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर, परिणामी होगा केवल यहाँ पे इसका परिमाण लिया जाएगा आर वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के एल, के एल क्या होगा, ए का परिमाण क्या होगा ए, वेक्टर हट जाए केवल परिमाण लिए, और एल एम की वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड किए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस एम एन की वैल्यू कितना फाइंड किए, एम एन इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मॉड ऑफ आर वेक्टर को केवल क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे ए स्क्वायर और इसको लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस इसे लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जब हम लोग फाइंड करेंगे किसको, आर को, तो आर की वैल्यू देखते हैं कितना प्राप्त होता है, आर की वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा भाई, यहाँ से आर इक्वल टू प्राप्त होगा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको एक जगह कर लेते हैं पहले, आर स्क्वायर रहने देते हैं, ए स्क्वायर अलग कर लिए और प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो जब बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा और प्लस 2ab कास थीटा बच जाएगा, क्या बच जाएगा प्लस 2ab कास थीटा, 2ab कॉस थीटा जो हम लोग फाइंड किए, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा, या यहाँ से हम लोग केवल आर इक्वल टू लिखेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं, अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो ए रिजल्टेंट आ रहा है परिणामी आर, अगर यह ए वेक्टर के साथ ये तो ए वेक्टर है, इसके साथ अल्फा कोण बनाए तो त्रिभुज के एम एल में, त्रिभुज के एम एन में tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या हुआ nm, लंब क्या हुआ nm, आधार क्या हुआ km, क्या हुआ km। तो यहाँ से लिखेंगे tan अल्फा इक्वल्स टू nm अपान km, km की वैल्यू क्या है kl प्लस lm, kl प्लस lm, या nm की वैल्यू, nm की वैल्यू वही फाइंड किए थे साइन थीटा, इसको क्या लिखे थे बी साइन थीटा, और के एल की वैल्यू कितना है ए और प्लस एल एम की वैल्यू क्या है बी कॉस थीटा, क्या है बी कॉस थीटा। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा tan अल्फा, क्या प्राप्त हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमें इसको ध्यान से देखना है आया क्या है, जब कोण हम ए के साथ ज्ञात कर रहे हैं अल्फा, किसके साथ ए के साथ कोण ज्ञात करेंगे तो ए को छोड़ देंगे बी वेक्टर ऊपर रहेगा, बी वेक्टर और साइन दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा अपान इसी का कास कंपोनेंट बी कास थीटा और ए को जोड़ देंगे। तो इन दोनों समीकरणों को हमें याद रखना है। यहाँ पे जो हम लोग समीकरण एक देखें, थोड़ा इसको और देख लिया जाए, ओपन कर दिया जाए, आर इक्वल्स टू जो आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे क्या हो जाए कास थीटा। तो जो आर यहाँ पे था या ए प्लस बी था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर को केवल क्या लिख सकते हैं आर या मॉड ऑफ आर, ये दोनों सेम होता है क्योंकि ये भी परिणामी होते हैं ये भी। और मॉड ऑफ आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे ए वेक्टर
और प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर हमें ऐसे दिया हो मॉड ऑफ ए प्लस बी तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखेंगे। सिंपल ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, ए और प्लस बी का अगर मॉड लिया है तो डायरेक्टली लिख देंगे ए प्लस बी। ए नहीं होगा, ए तब होता है जब सिंगल दिया हो, ऐसे केवल ए वेक्टर दिया है तो ए लिख सकते हैं। लेकिन अगर ए प्लस बी दिया है, इसका मॉड ज्ञात करना है तो ए प्लस बी के बराबर ना होकर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होगा, प्लस 2ab cos थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखते हैं आगे, अब थोड़ा इस tan थीटा का अर्थ समझ लेते हैं। अगर यहीं पे क्या दिया रहता, a माइनस बी, क्या दिया रहता, a माइनस बी, तो अगर यहाँ पे a माइनस बी दे देता तो हम लोग कैसे परिणामी ज्ञात करते, a माइनस बी जैसे ही देगा तो वैसे ही लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे कास 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाए। क्यों 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाए ये देखते हैं। अगर यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना हो, थीटा, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, माइनस बी वेक्टर बनाने के लिए इसको पीछे की ओर बढ़ा देंगे तब ये माइनस बी वेक्टर होगा। अगर यह बी वेक्टर है तो इसके पीछे जब बढ़ाएंगे इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस बी वेक्टर, तो यह एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर यह थीटा है तो ए कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ए माइनस बी का जब परिणामी ज्ञात करें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका जो परिणामी आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस आएगा क्योंकि कास 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, तो ये ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे चला जाएगा तो ए माइनस हो जाए कास थीटा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, कहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है दोनों में। अगर दो सदी दिए हो और ए प्लस बी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। क्या होगा, माइनस 2ab cos थीटा होगा। अब देखते हैं जरा कोण पर ध्यान देते हैं हम लोग, पहले इसका प्रैक्टिस कर, कोण देख लेते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ए दिया था, ए वेक्टर दिया था और ए क्या दिया था, बी वेक्टर दिया था, दोनों के बीच का कोण क्या था, थीटा, और इनके बीच से परिणामी आर जा रहा था, दोनों के बीच का कुल कोण क्या था, थीटा। अब मान लेते हैं जो परिणामी आर है ए वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाया, बी वेक्टर के साथ क्या कोण बनाया, बीटा, कितना कोण बनाया, बीटा। तो लिखने का तरीका हम लोग सीखें। अगर ए वेक्टर के साथ अल्फा कोण बना रहे तो tan अल्फा, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। पहले दोनों के बीच के कोण को डिसाइड करेंगे और उसके बाद tan अल्फा लिखेंगे, तो ए के साथ कोण लिखेंगे तो ए को छोड़ देंगे, दूसरा वेक्टर लिखेंगे बी, और दोनों के बीच के कोण का साइन थीटा अपान इसी का कास घटक नीचे बी कॉस थीटा, और उसमें दूसरे वेक्टर ए को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब अगर हमें बीटा ज्ञात करना है, बीटा क्या है, वेक्टर आर द्वारा बी वेक्टर के साथ बनाया गया कोण, तो tan बीटा बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी के साथ जब कोण ज्ञात करेंगे तो बी को छोड़कर ए को लिखेंगे, ए और दोनों के बीच के एंगल का थीटा साइन थीटा अपान इसी का कास घटक लिखेंगे ए कॉस थीटा, और इसमें किसको जोड़ देंगे, प्लस बी को, किसको जोड़ देंगे, प्लस बी को। तो ये हमें याद रखना है कि एंगल कैसे लिखा जा रहा है। अगर हम लोग इसमें एक दो क्वेश्चन देखें तो कैसे लगेगा, देखते हैं। अगर यहाँ पे दे दे दो फोर्स दे सकता है, F1 बराबर 10 न्यूटन और F2 बराबर 12 न्यूटन, कितना दे देगा, 12 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल कितना दे दे, 90 डिग्री, कितना दे दे, 90। तो कहेगा जो परिणामी होगा F वो कितना होगा, परिणामी F क्या होगा, और परिणामी द्वारा F1 के साथ बनाया गया कोण अल्फा और F2 के साथ बनाया गया कोण बीटा हो, तो ये अल्फा और बीटा कितना होंगे, तो परिणामी F बराबर कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट F के स्थान R के स्थान पे F हो गया। ये बल जो होता है सदिश राशि होता है, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर
प्लस 2 AF1 AF2 और दोनों के बीच का एंगल टोटल कितना है भाई 90 डिग्री। कितना है तो cos 90 डिग्री लिख देंगे। AF इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा F1 का मतलब 10 स्क्वायर प्लस F2 का मतलब 12 स्क्वायर और ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जीरो। तो ये पूरा टर्म cos 90 का मान जीरो तो पूरा टर्म ही जीरो बना देगा। तो F इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 100 और प्लस 144 बराबर अंडर रूट 244 न्यूटन हो जाएगा। अंडर रूट 244 न्यूटन हो जाएगा परिणामी। अब का जो परिणामी है F या F1 के साथ अल्फा कोण बनाया तो tan अल्फा हम लोग कैसे लिखेंगे। tan अल्फा जब लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। अब F1 को छोड़ देंगे F2 लिखेंगे। F2 और दोनों के बीच का एंगल टोटल कितना है 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री अपान इसी का कास घटक नीचे लिखेंगे F2 कास 90 डिग्री और F1 क्या करेंगे ऐड कर देंगे। क्या करेंगे ऐड कर देंगे। यहां से वैल्यू कितना ऑब्टेन हो जाएगा F2 की जो वैल्यू है 12 और साइन 90 1 हो जाएगा। F1 जो 10 है और ये 0 तो 12 बटा कितना हो जाएगा 10 ये tan अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल्स टू tan उधर जाए तो tan इनवर्स लिखते हैं tan पर -1 tan इनवर्स होता है 6 बटा क्या हो जाएगा 5 6 बटा क्या हो जाएगा 5। अब का दिए जो परिणामी है वह F2 के साथ बीटा कोण बनाए। F2 के साथ कितना कोण बनाए बीटा। तो हम लोग tan बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे tan बीटा इक्वल्स टू लिखेंगे। अब F2 को छोड़ देंगे किसको लिखेंगे F1 को। तो F1 और दोनों के बीच का टोटल एंगल क्या है साइन 90 डिग्री अपान इसी का कास घटक नीचे F1 कास 90 डिग्री और इसमें किसको जोड़ देंगे F2 को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे F2 को। तो यहाँ से tan बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा F1 की वैल्यू जो गिवन है वो दिया है 10 साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। F2 की वैल्यू 12 और प्लस से क्या हो जाएगा 0 तो ये 10 बटा क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से बीटा इक्वल्स टू ज्ञात करेंगे तो tan इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 5 बटा 6। तो यह परिणामी द्वारा F2 के साथ बनाया गया कोण है। अब हम लोग जो परिणामी का सूत्र प्राप्त हुआ है उसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होगा R वेक्टर इक्वल टू हमें गिवन था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा था। अगर कह दिया जाए कि दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर हो। अगर दोनों सदिश यदि a वेक्टर तथा b वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो एक दूसरे के समांतर हो तो क्या केस होगा समांतर हो तो फिगर क्या होगा a वेक्टर और ये क्या होगा b वेक्टर दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो परिणामी जो होगा अधिकतम होगा हो तो परिणामी क्या होगा अधिकतम। और R मैक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अंडर रूट ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos 0 डिग्री प्लस 2ab cos 0 डिग्री इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और का 0 डिग्री 1 होता है। तो इसे लिखेंगे अंडर रूट a प्लस बी का होल वर्ग a प्लस बी का होल वर्ग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ कि दो सदिशों का अधिकतम परिणामी उन दोनों सदिशों के परिमाणों के योगफल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा योगफल के बराबर। अब बी पॉइंट में दे दे यदि a वेक्टर तथा b वेक्टर एक दूसरे के प्रति समांतर हो। क्या हो प्रति समांतर हो तो प्रति समांतर का मतलब a वेक्टर इधर है और b वेक्टर इधर हो जाए दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए विपरीत। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। a वेक्टर इधर b वेक्टर इधर तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे जो परिणामी होगा वह मिनिमम होगा। क्या होगा मिनिमम R मीन इक्वल टू यहाँ पे -2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे R इक्वल्स टू a माइनस बी। R मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब कह दीजिए a तथा b एक दूसरे के लंबवत हो। क्या हो एक दूसरे के लंबवत हो तो लंबवत का केस क्या होगा भाई इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इतना डिग्री हो जाएगा
90 डिग्री, यहाँ पे ए वेक्टर दिया हो और यहाँ पे क्या दिया हो बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल क्या हो 90 डिग्री। तो जब परिणामी आर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 90 डिग्री, क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई 0, तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला कब ऑब्टेंड होगा, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों। क्या हो लंबवत हों। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो मान लिया जाए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, यदि दो समान परिमाण के सदिशों का परिणामी, सदिशों का क्या हो परिणामी किसी एक सदिश के परिमाण के बराबर हो, किसी एक सदिश के परिमाण के बराबर हो तो दोनों सदिशों के बीच का कोण बताइए। हो तो दोनों सदिशों के बीच का कोण बताइए, बीच का कोण बताइए। कैसे हम लोग कोण बताएंगे, कोण बताइए। क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक एक लाइन को पढ़कर देखिए। आप लोग इस बात पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि फिजिक्स उसी बच्चे को क्लियर आएगा जो अधिक से अधिक न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेगा। इसलिए किसी भी थ्योरी को पढ़ने के बाद आप लोग अधिक से अधिक न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। तब तक न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए या कॉन्सेप्ट में एकदम अच्छी तरह क्लियरिटी ना आ जाए। तो क्या करेंगे यहाँ पे पहले इसको समझ, यदि दो समान परिमाण के सदिशों का, दो समान परिमाण के सदिश मतलब इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। दोनों का परिणामी क्या है बराबर, या ए इक्वल्स टू क्या लिख देंगे बी, क्या लिख देंगे बी। अब कह रहे हैं कि इनका जो परिणामी है आर बराबर अंडर रूट क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जो परिणामी आर मिल रहा है वह ए या बी किसी एक के परिमाण के बराबर है। तो ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी आपस में बराबर है तो हर जगह क्या लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए, और क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से बच जाएगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब इसमें यह दोनों ऐड नहीं होके किसके साथ कॉस थीटा भी है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा 2a और ए स्क्वायर कॉस थीटा। 2a स्क्वायर को इधर लाते हैं, यहाँ पे क्यों b के स्थान पे a रखे हैं, क्यों, क्योंकि a इक्वल टू क्या है d, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ पे क्या रख दिए a, और 2a स्क्वायर को इधर लाते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इधर है तो माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 2a स्क्वायर और क्या बच जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से बच जाएगा माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर और कॉस थीटा। a स्क्वायर कट गया, दो को इधर लाते हैं तो -1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में कितने की वैल्यू इतनी होती है 120 डिग्री की, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी याद कर सकते हैं कि अगर दो सदिशों का परिमाण बराबर हो और उनके बीच का कोण 120 डिग्री आ जाए तो उनका परिणामी जो होगा किसी एक सदिश के परिमाण के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, कह दे कि यदि दो एकांकी सदिशों का परिणामी, क्वेश्चन क्या दिया हो, यदि दो एकांकी सदिशों का परिणामी, दो एकांकी सदिशों का योगफल लेते हैं, योगफल भी एकांकी सदिश प्राप्त हो, कौन सा
एकांकी सदिश प्राप्त हो तो उनके अंतर का परिणामी ज्ञात कीजिए। उनके अंतर का क्या ज्ञात करना है? परिणामी ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखते हैं। सबसे पहले एक एक लाइन का मीनिंग समझते हैं। करें यदि दो एकांकी सदिशों के योगफल का योगफल भी, ठीक है, यदि दो एकांकी सदिशों के का योगफल भी एकांकी सदिश प्राप्त हो, तो सबसे पहले लाइन का मतलब समझे। दो एकांकी सदिश मान लेते हैं, सॉल्यूशन में मान लेते हैं। माना ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एकांकी सदिश है, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा ये दिया है दो एकांकी सदिश, तो माना ए वेक्टर तथा बी वेक्टर क्या है? एकांकी सदिश है। और एकांकी सदिश की विशेषता क्या है? उनका परिणामी एक के बराबर हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 1। मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। अब कर इनका जो योगफल होगा वो भी एकांकी सदिश है। तो प्रश्नानुसार जो दिया है सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो परिणामी ज्ञात होगा वो भी किसके बराबर होगा भाई? 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1, क्योंकि योगफल भी क्या है? एकांकी। और जब इसका विस्तार करेंगे तो अभी हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। और ए और बी की वैल्यू हमें मालूम है, यही ए और बी है, क्योंकि परिमाण को हम लोग मॉड ऑफ ए वेक्टर या ओनली ए लिख सकते हैं। बी के परिमाण को मॉड ऑफ बी वेक्टर या ओनली क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर अंडर रूट क्या आ जाएगा? 2, और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये 2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? 2 कॉस थीटा। तो 1 और 1 कितना हुआ? 2, और ये क्या हुआ? प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। वर्क कर देंगे तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, या 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 2 हो जाए तो -1। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1/2। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पहला इन्फॉर्मेशन दिया है, यदि दो एकांकी सदिशों का योगफल भी एकांकी सदिश प्राप्त हो तो उनके अंतर का परिणामी ज्ञात कीजिए। तो a बराबर b बराबर a दिया है हमें, और इनका परिणामी भी क्या है? एकांकी सदिश। तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, या 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा -1/2। लेकिन ये हमें नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है? कह रहे उनके अंतर का परिणामी भी ज्ञात कीजिए। तो अंतर ले लेते हैं ए और बी का, और उनका परिणामी ज्ञात करते हैं। और किस रिजल्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग? कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जब ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? ए इसकी वैल्यू 1 दिया है, बी की वैल्यू 1 दिया है, -2 ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, और कॉस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? -1/2। क्या हो जाएगा? -1/2। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। यहाँ से कितना हो जाएगा? अगेन अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा? a माइनस बी वेक्टर इक्वल टू, तो √3 प्राप्त होगा दोनों वेक्टरों का परिणामी। क्या? दोनों वेक्टरों के अंतर का परिणामी कितना होगा? √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब कह रहे एक क्वेश्चन ऐसे दे दे, यदि दो वेक्टरों का परिणामी किसी वेक्टर या सदिश लिख सकता है, किसी एक सदिश के लंबवत हो, एक सदिश के लंबवत